हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है जनरल इलेक्टिव मार्केटिंग फॉर बिगनर्स 5th सेमेस्टर, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपकी ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी पाँचों यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में ज़रूर आने के चांसेस हैं। तो आज की जो वीडियो है ये आपकी कंप्लीट वीडियो होने वाली है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आपके पास भी मार्केटिंग फॉर बिगनर्स सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही हमने यूनिट 1 की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो थी वो अपलोड कर दी थी। तो अगर आपने यूनिट 1 से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। एंड इस वीडियो में हम यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है एंड क्या ज़रूरत है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करने की। तो अगर आपके पास हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट है तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम बाइलिंगुअल रखने वाले हैं, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें मार्केटिंग इन्वायरमेंट की, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, जिसको हिंदी में विपणन वातावरण कहा जाता है, ये क्या होता है। तो कुछ बाहरी और आंतरिक कारक होते हैं, शक्तियाँ होती है जो कि एक कंपनी की क्षमता को प्रभावित करते हैं, जो अपने लक्षित ग्राहकों के साथ सफल लेन देन तथा संबंध विकसित करने व बनाए रखने में मदद करते हैं। तो देखिए, विपणन वातावरण में क्या होता है, इसमें वो कारक, वो फैक्टर शामिल होते हैं जो कि कंपनी की क्षमता को प्रभावित करते हैं। कंपनी जो है, हर एक कंपनी की क्षमता होती है कि वो कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील कर सके। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से डील नहीं कर पा रही है, अगर अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन, अच्छा बॉन्ड इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, तो वो जो कंपनी है वो बहुत जल्दी बंद हो जाती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी तभी चल पाती है, तभी आगे बढ़ पाती है जब उसका अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन हो। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी है जो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रही है, एंड अगर उस कंपनी का अपने कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं है तो वो कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर अगर उस कंपनी के, उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स परचेज ही नहीं करेंगे तो उस कंपनी को रिवेन्यू भी नहीं मिल पाएगा, एंड बिना रिवेन्यू जनरेशन के कोई भी कंपनी नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये कंपनी की क्षमता होती है कि वो अपने लक्षित ग्राहक, यानी कि टारगेटेड कस्टमर, ठीक है, मान लीजिए आपकी जो कंपनी है वो है स्मार्टफ़ोन बनाने की। ठीक है, आपकी कंपनी क्या करती है, स्मार्टफ़ोन बनाती है। तो कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि छोटे फ़ोन बनाती हैं, जो कि कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, जबकि कुछ कंपनीज़ होती है जो कि स्मार्टफ़ोन बनाती है, आईफ़ोन बनाती हैं। ठीक है, तो हर कंपनी का एक टारगेटेड कस्टमर ग्रुप होता है। जैसे कुछ कंपनीज़ होती है जो कीपैड वाले फ़ोन बनाती है, तो कीपैड वाले फ़ोन जनरली कौन परचेज़ करता है, जो ओल्ड एज के पीपल होते हैं, जिनको फ़ोन का सिर्फ इतना काम होता है कि वो किसी को कॉल कर पाए। ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, जनरली ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, वो कीपैड वाला फ़ोन अपने पास रखते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ जो कीपैड वाला फ़ोन बनाती है, उनके लिए टारगेटेड कस्टमर कौन हो गए, ओल्ड एज वाले लोग। ठीक है, तो टारगेटेड कस्टमर का मतलब होता है वो लोग जो कि प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, उनको टारगेटेड कस्टमर बोलते हैं। अब कुछ कंपनीज है जो कि आईफोन बनाती है, तो आईफोन जो कंपनी बनाती है उनके लिए टारगेटेड कस्टमर कौन है, रिच पीपल, जो कि लग्जरी लाइफ जीते हैं, जिनके पास पैसों की कमी नहीं होती। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो कि काफ़ी रिच होते हैं, ऐसे लोग किसके लिए टारगेटेड कस्टमर हैं, उन कंपनीज़ के लिए टारगेटेड कस्टमर है जो कि ब्रांडेड मोबाइल बनाती है या ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, तो हर एक कंपनी की जो क्षमता होती है अपने लक्षित ग्राहकों के साथ सफल लेन देन तथा संबंध विकसित करने की, उस क्षमता को बनाए रखने में कौन मदद करता है,
कुछ बाहरी और आंतरिक कारक होते हैं। इन्हीं को विपणन वातावरण यानी कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, जिनके पास इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर एंड फोर्सेस दैट अफेक्ट द कंपनीज एबिलिटी टू बिल्ड एंड मेंटेन अ सक्सेसफुल कस्टमर रिलेशनशिप. It include all the conditions and influences that affect a firm's marketing decision directly or indirectly. ठीक है, मतलब कि ये जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है इसमें इंक्लूड होती है सारी कंडीशंस जो कि इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है एक फर्म की मार्केटिंग डिसीजन लेने की एबिलिटी को. ठीक है, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं. तो सबसे पहले तो जो विपणन वातावरण है यानी कि जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट. तो सबसे पहले इंटरनल इन्वायरमेंट जान लेते हैं. इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है आंतरिक वातावरण. ठीक है, इसमें वो फैक्टर्स शामिल होते हैं, वो कारक इसमें शामिल है जो कि कंपनी के कंट्रोल में आने योग्य है, मतलब कि जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है. जैसे कंपनी का मिशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, कंपनी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टैलेंट, कंपनी फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिसोर्सेज. तो ये वो फैक्टर है जिनको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, जिनको कंपनी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकती है. तो यहाँ पर देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है आंतरिक वातावरण, जिसमें क्या क्या शामिल है, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी की संरचना, कंपनी के मानव संसाधन तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति. इन सब को कंपनी कंट्रोल कर सकती है, मैनेज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग. ठीक है, एंड ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी की कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, कंपनी की क्षमता को प्रभावित करते हैं. अब कैसे प्रभावित करते हैं आइए जानते हैं. सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसमें मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जैसे यहाँ पर थर्ड पॉइंट से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप. कंपनी के मानव संसाधन जो कि एक आंतरिक वातावरण का ही कारक है. ठीक है, जो कि कंपनी की क्षमता को प्रभावित करते हैं. अब कैसे प्रभावित करते हैं, अगर किसी कंपनी में मानव संसाधन बहुत ज़्यादा है, अगर किसी कंपनी में टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो कंपनी है उसके और ज़्यादा फेमस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है कंपनी को आगे लेके जाने में, कंपनी की सफलता में. ठीक है, इसके अलावा कंपनी का क्या उद्देश्य है इसका भी प्रभाव पड़ता है कंपनी की क्षमता पर. अगर कंपनी का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करना, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कंपनी के ऊपर. ठीक है, अगर कंपनी का उद्देश्य है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, और बेहतर प्रोडक्ट बनाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी के प्रोडक्ट में बिलीव करें. ठीक है, कंपनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी ताकि जो लोग हैं वो उसके प्रोडक्ट को खरीदें. इसके अलावा कंपनी का अगर उद्देश्य है अपनी बिक्री को बढ़ाना, अपनी सेलिंग को इंक्रीज़ करना, तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट पर भी इन्वेस्ट करेगी. क्योंकि जितना ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की जाती है, उतना ज़्यादा जो कस्टमर है वो उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं एंड उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ होती है. ठीक है, तो कंपनी का जो भी उद्देश्य होता है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, अपना डिसीज़न लेती है. क्योंकि कंपनी को अगर अपने टारगेट को फुलफ़िल करना है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो अपने उद्देश्य को निर्धारित करे. ठीक है, तभी कंपनी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकती है. एंड अगर कंपनी का उद्देश्य है अपनी वित्तीय स्थिति को अच्छा बनाना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना, तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट पर ध्यान देगी, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट पर, उसके प्रमोशन पर इन्वेस्ट करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करें. ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नीड फॉर स्टडिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करने की क्या नीड है टुडे टाइम.
में, ठीक है। यानी कि वर्तमान समय में ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमको मार्केटिंग इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाहिए, इसके विषय में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना मार्केटिंग इन्वायरमेंट को जाने मार्केटिंग को अच्छे से समझा नहीं जा सकता। तो अगर आप मार्केटिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट को भी जानना। अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो इसका हमको काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। जैसे फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनेमिक्स, यानी कि बाज़ार में जो भी बदलाव हो गए हैं उनको समझने के लिए, बेहतर निर्णय लेने के लिए ज़रूरी है कि हम मार्केटिंग इन्वायरमेंट को पढ़ें, ठीक है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमको बताता है कि क्या चेंजेस एंड ट्रेंड बाज़ार में, मार्केट में चल रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट से हमको पता चलता है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड में है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी सेलिंग अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि मार्केट में लोगों की जो डिसीज़न मेकिंग है वो कौन से प्रोडक्ट की तरफ है, कौन से प्रोडक्ट के बारे में लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, ठीक है, किस प्रोडक्ट की सेलिंग सबसे ज़्यादा है। तो अगर हमको ये सब समझना है तो इसके लिए मार्केट इन्वायरमेंट को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनेमिक्स। सेकंड है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट पढ़ने से हमको नए अवसरों की पहचान होती है तथा जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। थर्ड है डेवलपिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो क्या होता है, इससे हमको कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पता चलता है। मतलब कि ये पता चलता है कि किस तरीके से कंपनीज एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती है, कंपटीशन करती है, एंड किस तरीके से कोई भी कंपनी सबसे आगे मार्केट में ट्रेंड करती है, ठीक है। एड्स इन क्रिएटिंग स्ट्रेटजी टू स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर, मतलब प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने के लिए कंपनी क्या रणनीति बनाती है, कैसे रणनीतियाँ बनाती है, इन सब के बारे में भी हमको मार्केटिंग इन्वायरमेंट की स्टडी करने के बाद पता चलता है। फोर्थ है इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट की स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ग्राहक की आवश्यकताओं को समझा जा सके कि जो कस्टमर है उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, कस्टमर क्या ख़रीदना चाहता है, कस्टमर को किस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, एंड कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को कैसे इन्हेंस किया जा सकता है ताकि कस्टमर इन फ्यूचर भी हमारा ही प्रोडक्ट ख़रीदे। तो ये सब जानने के लिए, इन सब के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही मार्केटिंग इन्वायरमेंट की स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो उसमें आप ये पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं, एंड जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर को एंड कंपनी की एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम जानेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि कंपनी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, जिनको कंपनी मैनेज नहीं कर सकती, लेकिन ये फैक्टर्स कंपनी के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी की एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कौन से है वो फैक्टर। तो देखिए, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट जो है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें वो फैक्टर शामिल है जो कि स्मॉल स्केल पर होते हैं, ठीक है। जबकि मैक्रो इन्वायरमेंट में वो फैक्टर शामिल है जो कि पूरी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, जो कि पूरी सोसाइटी को कवर अप करते हैं, ठीक है। क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो माइक्रो में छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, छोटे छोटे एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंपनी को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी को प्रभावित करते हैं। जबकि मैक्रो इन्वायरमेंट में कुछ बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी को
प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट जान लेते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट जो है इसमें क्या होता है, फर्स्ट है सप्लायर यानी कि आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो कि वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। अब कोई भी कंपनी है, अगर उसको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल चाहिए होगा। तो वो जो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है उनको प्रोवाइड करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ही सप्लायर होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन अपने आप नहीं हो जाता, उसके लिए कुछ आवश्यक संसाधन होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है। एंड उन आवश्यक संसाधनों को जो उपलब्ध करवाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है सप्लायर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मार्केटिंग इंटरमीडियरी यानी कि विपणन मध्यस्थ। ये वो लोग होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्रमोशन में, सेलिंग में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। किसके डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब कोई कंपनी है, उसने प्रोडक्ट बना लिया, सप्लायर से वो मटेरियल लेकर प्रोडक्ट को क्रिएट कर लिया। अब उस प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसका प्रमोशन किया जाएगा ताकि लोगों को उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, खास बातें पता चल सके। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमोशन किया जाएगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसको अलग अलग शॉप्स पर, मॉल्स पर उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा ताकि कॉमन पीपल वहाँ पर जाकर उस प्रोडक्ट को ख़रीद पाए। एंड देन उसकी सेलिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राहकों तक उत्पाद को पहुँचाया जाता है। तो वो काम जो व्यक्ति करता है उसको क्या कहा जाता है, विपणन मध्यस्थ यानी कि मार्केटिंग इंटरमीडियरी कहा जाता है। थर्ड नंबर पर आते हैं कस्टमर यानी कि ग्राहक। ठीक है, ग्राहक जो है ये प्राइमरी फोकस होता है मार्केटिंग का, क्योंकि पूरी की पूरी जो मार्केटिंग है वो क्यों चल रही है, ग्राहकों की वजह से ही चल रही है। अगर ग्राहक नहीं होंगे, अगर कस्टमर नहीं होंगे तो मार्केटिंग भी फ्लॉप हो जाएगी, मार्केटिंग नहीं चल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी वो लोग होते हैं जो कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनकी ब्रांड्स अलग अलग होती हैं। सपोज़ कीजिए आपकी मोबाइल की कंपनी है, आप मोबाइल बनाते हैं, तो आप अकेले नहीं है मार्केट में जो कि मोबाइल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ होगी, अलग अलग ब्रांड्स होगी जो कि मोबाइल बनाती होंगी। ठीक है, तो वो सारी जो कंपनीज़ होती है वो एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटर होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, ये भी मार्केटिंग की जो कंपनीज़ होती हैं उनकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उनके डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतिद्वंदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है माइक्रो इन्वायरमेंट का। ठीक है, जब आप माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में लिखेंगे तो आपको इन सभी फैक्टर्स के बारे में बताना होगा। कॉम्पिटिटर भी माइक्रो इन्वायरमेंट में ही शामिल होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर आपको पता चल गया, वो कंपनी जो कि सेम प्रोडक्ट बनाती है लेकिन अलग ब्रांड की है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया, आपकी मोबाइल की कंपनी है तो और भी बहुत सारी कंपनीज होगी जो कि मोबाइल बनाती होंगी, तो वो कंपनीज आपकी कॉम्पिटिटर हुई। ठीक है, यानी कि प्रतिद्वंदी। अन्य व्यवसाय जो कि समान उत्पाद या सेवाएं प्रदान करते हैं उनको प्रतिद्वंदी कहा जाता है। नेक्स्ट है पब्लिक यानी कि जनसमूह। ग्रुप्स दैट कैन इन्फ्लुएंस और बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। वो समूह जो कि संगठन को प्रभावित कर सकते हैं या उनसे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पब्लिक भी शामिल है। आइए अब जानते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट जो है इसमें कुछ बड़े फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को लेकर चलते हैं। ठीक है, इसमें एक तरीके से पूरी सोसाइटी ही इंक्लूड हो जाती है। तो फर्स्ट है डेमोग्राफिक यानी कि जनसांख्यिकी। डेमोग्राफिक जो है इसमें क्या इंक्लूड होता है, किसी भी कंट्री में या किसी भी सोसाइटी में जो पॉपुलेशन है उनकी करेक्टरिस्टिक्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि जो पॉपुलेशन है उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। क्योंकि कोई भी कंपनी है जो कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, अब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा उसको कौन परचेज़ करेगा, वहाँ की पॉपुलेशन परचेज़ करेगी।
तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपनी को पता हो कि जो पॉपुलेशन है उसकी एज क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसका जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो इन्हीं चीज़ों के आधार पर कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है। जैसे जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो यूथ होती है वो परचेज़ करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है तो वो ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेगा, तो कुछ कंपनीज़ होगी जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाएगी एंड कुछ कंपनीज़ होगी जो कि लोकल प्रोडक्ट्स बनाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं के आधार पर कंपनी डिसाइड करती है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। सपोज़ कीजिए कोई पोश एरिया है, मतलब कि कोई बहुत ही समृद्ध इलाका है जहाँ पर सारे रिच पीपल रहते हैं, वहाँ पर आप ज़्यादातर देखेंगे कि मॉल होंगे, ठीक है। छोटी मोटी शॉप्स नहीं होगी वहाँ पर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्यों होते हैं, क्योंकि जो रिच पीपल होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ से अपना सामान खरीदते हैं, मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहीं से खरीदते हैं। तो इस आधार पर कंपनीज जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं, ठीक है, कि उसको किस प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, किस प्रोडक्ट को क्रिएट नहीं करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको डेमोग्राफिक फैक्टर्स में इंक्लूड किया गया है एंड ये मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी इम्पैक्ट करते हैं परचेजिंग पावर को। सपोज़ कीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लोअर क्लास लोग हैं वो प्रोडक्ट्स को परचेज़ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को खरीदेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बेरोज़गारी होगी, तब भी जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाएगी, ठीक है। एंड लग्जरी गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो गई है तो क्या होगा, सभी लोग क्या प्रेफर करेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदना प्रेफर करेंगे। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट को, मार्केटिंग कैपेबिलिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन इंक्लूडेड हैं जो कि प्रोडक्शन को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर समर का टाइम है यानी कि गर्मियों का समय है तो क्या होगा, जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ जो कि क्लॉथ प्रोडक्शन करती है, मतलब कि जो कपड़े बनाती हैं, वो कंपनी क्या बनाएगी, समर से रिलेटेड क्लोथ्स को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। जबकि अगर विंटर्स का टाइम है तो कंपनी क्या बनाएगी, ऊनी कपड़े यानी कि कॉटन क्लॉथ बनाएगी, क्योंकि उस टाइम पर क्या है, विंटर्स का टाइम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो भी अफेक्ट करती है प्रोडक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल, यानी कि प्रौद्योगिकी, जिसमें इनोवेशन एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन सबको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, प्रौद्योगिकी ज़्यादा है, तो क्या होगा, विपणन रणनीतियाँ जो है वो भी कंपनी बनाएगी, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंपनी बनाएगी, ठीक है। एंड जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना बेहतर तरीके से प्रोडक्शन होगा, जिससे क्या होगा, कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल लीगल। इसमें क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी कि सरकारी नीतियाँ, रेगुलेशंस, लॉ, ये भी इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट है सोशो कल्चरल, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक, जिसमें सोशल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़, ये सब इंक्लूडेड है, ठीक है। सामाजिक मूल्य, संस्कृति तथा जीवन शैली, ये भी उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ठीक है। एंड ये मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की एबिलिटी को, कि कंपनी क्या डिसीज़न लेगी, कंपनी क्या करेगी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग बनाने के लिए। तो इन सबको जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो ये मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
आइए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मार्केट सेगमेंटेशन। तो अगर हम मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक ब्रॉड मार्केट को छोटे छोटे यानी कि स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। ऐसे सेगमेंट्स जिनकी सेम नीड्स, बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स हों। यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है एक व्यापक बाज़ार, एक बड़े बाज़ार को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना जो कि समान विशेषता, ज़रूरत तथा व्यवहार पर आधारित होते हैं। अब बाज़ार में आप देखते होंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स को खरीदा तथा बेचा जाता है। तो जब बाज़ार को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया जाए जहाँ पर एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स सेल तथा परचेज़ किए जाएं, सेल एंड परचेज़ किए जाएं, तो उसको मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे बाज़ार होते हैं जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिलती हैं, कुछ ऐसे बाज़ार होते हैं जहाँ पर सिर्फ स्टेशनरी आइटम्स मिलती है यानी कि कॉपी किताब से रिलेटेड, ठीक है। कुछ ऐसी मार्केट्स होती है जहाँ पर सिर्फ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसी मार्केट जो होती है जिनका सेगमेंटेशन कर दिया जाता है उसी को मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बायर्स है, जो परचेजर्स हैं, मतलब कि जो लोग हैं जो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, उनको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए एक निश्चित जगह के बारे में पता चल सके एंड उनको अलग अलग वैरायटीज़ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस उत्पाद से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग वैरायटीज़ एक ही जगह पर मिल सके, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मार्केट होती है जहाँ पर सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही मिलती हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदनी है तो आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, उसी जगह पर आपको अलग अलग ब्रांड की सारी आइटम्स मिल जाएगी जो भी आप ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, एनीथिंग एल्स। तो हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसी मार्केट होती है, इसे ही मार्केट सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब ये जो सेगमेंटेशन होता है किस बेसिस पर किया जाता है? तो सेगमेंटेशन जो है वो कई चीज़ों के आधार पर किया जाता है। जैसे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जिसको एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन इन सब के आधार पर यानी कि उम्र, लिंग, आयु, आय, शिक्षा तथा व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए अलग मार्केट होती है जहाँ पर छोटे बच्चों से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टॉयज़ होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े, छोटे बच्चों के शूज़, ये सब, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड एज पीपल जो होते हैं उनके लिए उनसे रिलेटेड क्लोथ्स की अलग मार्केट होती है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के आधार पर क्या होता है, मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। कई बार मार्केट का सेगमेंटेशन जेंडर के आधार पर किया जाता है। कुछ मार्केट होती है जहाँ पर फीमेल के क्लोथ मिलते हैं, कुछ मार्केट होती है जहाँ पर मेल के क्लोथ्स मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकम के आधार पर भी मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है। कुछ मार्केट होती है जहाँ पर लग्जरी आइटम्स मिलती है जो कि महंगे यानी कि एक्सपेंसिव प्राइस पर कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है। तो ऐसी जो मार्केट होती है वहाँ पर ज़्यादातर जो रिच पीपल है वहीं शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की जो मार्केट होती है वो जनरली मॉल वगैरह में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जहाँ पर हर चीज़ का जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड ओनली जो रिच पीपल है वही उसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट का बाइफर्केशन होता है। ऑक्यूपेशन के आधार पर भी मार्केट का बाइफर्केशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन होता है जिसमें भौगोलिक आधार पर क्या किया जाता है, मार्केट को, बाज़ार को विभाजित किया जाता है। जैसे रीजन के आधार पर, सिटी के साइज़ के आधार पर, क्लाइमेट के आधार पर, ठीक है। सर्दी है तो सर्दी की मार्केट लगती है जिसमें सारे सर्दियों से रिलेटेड कपड़े हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर बरसात का मौसम है तो भी हमको ऐसी मार्केट देखने को मिल जाती है जहाँ पर हमको रेनकोट देखने को मिले, अम्ब्रेला, इन सब प्रोडक्ट्स की सेलिंग
होते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाइमेट जो है वो भी मार्केट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इसके अलावा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है, जिसको मनोवैज्ञानिक आधार भी कहा जाता है। इसमें मार्केट को साइकोलॉजी के आधार पर सेगमेंटेशन इसका मार्केट का किया जाता है। ठीक है, मार्केट का बाइफर्केशन साइकोलॉजी के आधार पर किया जाता है इसमें, कि लोग जो है वो कैसा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, कैसी लोगों की पर्सनैलिटी है, लोग कैसी वैल्यूज़ एडोप्ट करते हैं, इन सब के आधार पर। फोर्थ है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जिसमें क्या किया जाता है, व्यावहारिक आधार पर क्या किया जाता है, मार्केट का सेगमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं मार्केट टारगेटिंग क्या होता है। तो मार्केट टारगेटिंग का मतलब होता है कि हम सिलेक्ट करें एक या एक से ज़्यादा मार्केट सेगमेंट को, ठीक है, एंड वहाँ पर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को लगाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सके। ठीक है, तो मार्केट टारगेटिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग वन और मोर मार्केट सेगमेंट टू सर्व एंड फोकसिंग मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन दैम। मार्केट टारगेटिंग जो है, इसका जो मेन मोटिव होता है ये प्रॉफिट जनरेशन ही होता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट करना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक या एक से ज़्यादा मार्केट सेगमेंटेशन को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है एंड वहाँ पर टारगेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सेल किया जा सके। ठीक है, तो ये जो मार्केट टारगेटिंग होता है ये अलग अलग कंपनीज़ जो है वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए करती है। ठीक है, सपोज़ कीजिए आपकी जो कंपनी है वो क्या करती है, स्मार्टफोन बनाती है, तो आपकी कंपनी जो है वो एक ऐसा मार्केट सेगमेंटेशन चूज़ करेगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकती है, जहाँ पर गैजेट्स बिकते हैं। ठीक है, एंड वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि वो लोग जो वहाँ से प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं, स्मार्टफ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, वो लोग आपके स्मार्टफ़ोन के बारे में भी जान पाएँ। इसके अलावा मार्केट टारगेटिंग में क्या होता है, सपोज़ आपकी मोबाइल की कंपनी है एंड आप स्मार्टफ़ोन बनाने का काम करते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसी मार्केट सेगमेंटेशन को चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिकती है, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सभी दुकानों तक वहाँ पर आप पहुँचाएंगे अपने प्रोडक्ट को, एंड वहाँ पर आप बड़े बड़े बैनर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट की, अपने स्मार्टफोन की एडवर्टीज़मेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी मार्केट्स होती है वहाँ पर क्या होता है, हमको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलती है अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये जो एडवर्टीज़मेंट होती है ये करने का काम भी कंपनीज़ करती हैं। ठीक है, ये भी मार्केट टारगेटिंग में ही इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये जो एडवर्टीज़मेंट वगैरह की जाती है अपने प्रोडक्ट की सेलिंग को बढ़ाने के लिए, इसका मेन मोटिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट किया जा सके। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो मार्केट टारगेटिंग होती है इसके अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिलती हैं। पहला है अनडिफरेंटेड टारगेटिंग, अनडिफ्रेंशिएटेड टारगेटिंग। इसमें क्या होता है, अविभाजित लक्ष्यीकरण। तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड टारगेटिंग होता है इसमें पूरी मार्केट को, पूरे बाज़ार को एक ही खंड, सिंगल सेगमेंट माना जाता है। सेकंड होता है डिफ्रेंशिएटेड टारगेटिंग, जिसमें अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, अलग अलग मार्केटिंग सेगमेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है। थर्ड है कॉन्सेंट्रेटेड टारगेटिंग, जिसको संकीर्ण लक्ष्यीकरण कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है कि सारे जो एफर्ट्स हैं वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर ही लगा दिए जाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक प्रोडक्ट पोजीशनिंग। प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होता है, तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, तो इसका मतलब होता है लक्षित दर्शकों के दिमाग में किसी उत्पाद की अलग पहचान या छवि बनाना। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट पोजीशनिंग करने का काम होता है ये जनरली कैसे किया जाता है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू किया जाता है। सपोज़ कोई पर्सन है जिसकी कंपनी स्मार्टफोन बनाती है, तो वो पर्सन जो वो क्या चाहेगा कि जितने भी लोग हैं वो उसी की ब्रांड का स्मार्टफोन यूज़ करें। ठीक है,
इसके लिए उसको क्या करना होगा, अपने स्मार्टफोन की ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैक्स टू मैक्स एडवर्टीज़मेंट करनी होगी। ठीक है, वो पर्सन जितनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करेगा अपने प्रोडक्ट की, उसका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, बट जो लोग हैं वो उसका प्रोडक्ट क्यों ख़रीदेंगे, जब लोगों को लगेगा कि उसके प्रोडक्ट में कुछ ख़ास बात है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए कि उस पर्सन का जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से, वो पर्सन क्या करेगा, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है जिसमें जो कंपनी का ओनर है या जो प्रोडक्शन कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी पर्सन जो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, किसी भी चीज़ को बना रहा है, वो क्या चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है उसकी सेलिंग इंक्रीज़ हो। एंड अपने प्रोडक्ट की सेलिंग इंक्रीज़ करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बेहतर दिखाने का प्रयास करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, एडवर्टीज़मेंट करेगा एंड अपने प्रोडक्ट्स की तारीफ़ लोगों के सामने करेगा। एंड बहुत सारे ब्रांड एडवोकेट्स को भी वो क्या करेगा, उनकी भी हेल्प लेगा। ठीक है, ब्रांड एडवोकेसी का मतलब जैसे आप देखते होंगे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, मतलब कि जो पॉपुलर लोग होते हैं वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट देते हैं। ठीक है, टीवी देखते हुए भी आप ऐड देखते होंगे, टीवी में जो ऐड वगैरह आती है, तो उसमें क्या होता है, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रांड एडवोकेसी करते हैं, मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या कुछ भी। तो इसका क्या होता है, इससे उस प्रोडक्ट की एक पोजीशनिंग जो बायर है उसके माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन मैन है, उसके माइंड में उस प्रोडक्ट की पोजीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, कैसे इम्प्रूव होती है, एडवर्टीज़मेंट देखकर, जब वो उस प्रोडक्ट की तारीफ़ों को सुनता है तो, एंड वो पर्सन जो है वो फिर अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो इसी को प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहा जाता है। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं बेस क्या है प्रोडक्ट पोजीशनिंग का। तो इसमें क्या किया जाता है, लोगों को एट्रीब्यूट्स और फीचर बताए जाते हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, कि ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ये जो उत्पाद है, इसकी विशेषता क्या है। दूसरा प्राइस एंड क्वालिटी, सस्ती और उच्च गुणवत्ता के आधार पर पोजीशनिंग देखने को हमें मिलती है। ठीक है, थर्ड है यूसेज और एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, उपयोग या अनुप्रयोग। ये बेस्ड होता है कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उत्पाद के उपयोग के आधार पर। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका कैसे उपयोग किया जाएगा, इसके आधार पर भी पोजीशनिंग की जाती है किसी भी प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर बेस्ड, यानी कि प्रतिद्वंदी आधारित, जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरी ब्रांड के प्रोडक्ट से बेस्ट है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे ओपोनेंट के प्रोडक्ट से बेस्ट है, ये दिखाने का प्रयास इसमें किया जाता है। ठीक है, कल्चरल सिंबोलिज्म यानी कि सांस्कृतिक प्रतीकवाद, इसमें जो प्रोडक्ट है उसको रिलेट किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है कल्चरल और सोसाइटल वैल्यूज़ से। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स टू द टोटल रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी। कोई भी कंपनी जो होती है वो जितने भी उत्पाद निर्मित करती है, जितने भी उत्पादों का निर्माण करती है, उन सभी उत्पादों की श्रेणी, जिसमें वो सभी उत्पाद लाइन से लिखे हुए होते हैं, उसी को उत्पाद मिश्रण कहा जाता है। जनरली हमें देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो एक ही उत्पाद नहीं बनाती, एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो एक कंपनी जो है वो जितने भी प्रोडक्ट बनाती है, उन सभी की जो श्रेणी होती है, जिसमें वो डिस्क्राइब करती है अपने सभी उत्पादों के बारे में कि कौन सा उत्पाद
कैसा है, कौन से उत्पाद में क्या यूज़ किया गया है, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, इन सभी को ही उत्पाद मिश्रण कहा जाता है, प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जो लैक्मे कंपनी है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जनरली वो सारे ही लैक्मे कंपनी के मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी जो है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है उन सभी की जो लिस्ट बनाई जाती है उसी को प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए यूनिक आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है कि अपने उत्पाद या सेवा के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाना ताकि इसे प्रतियोगियों से अलग किया जा सके। ठीक है, मतलब कि अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, किसी विशेष नाम का या विशेष सिंबल का, जिसको लोगो कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इन सब का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से बेहतर दिखाया जा सके, तो इसी को ब्रांडिंग कहा जाता है। ठीक है, पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट इट एंड मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए एक कंटेनर या रैपर को डिज़ाइन किया जाता है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को डालते हैं, इसी को पैकेजिंग कहा जाता है। वो जो पैकेजिंग होती है उसमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन भी उस पैकेट पर, उस रैपर पर या उस कंटेनर पर लिखी जाती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, इसको यूज़ करते क्या सावधानी रखनी है, ये सब कुछ आपको पैकेजिंग पर, जो कंटेनर है या जो रैपर है उस पर लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इसी को पैकेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबलिंग इंक्लूड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ऑन पैकेज। जैसे कि मैंने अभी बताया, पैकेजिंग के दौरान हम जिस रैपर का या कंटेनर का यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को डालने के लिए, प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस रैपर या कंटेनर पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट कब बना है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, इसको यूज़ करने के इंस्ट्रक्शन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, ये सब कुछ लिखा होता है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है इसी को लेबलिंग कहा जाता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लिखने की जो प्रक्रिया होती है इसी को लेबलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। ये एडिशनल सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, ये जो एडिशनल सर्विसेज होती हैं ये प्रोवाइड की जाती है प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए, जैसे वारंटी, कस्टमर सर्विस एंड इंस्टॉलेशन सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप टेलीविज़न ख़रीदने जाते हैं किसी शॉप से, तो जब आप टेलीविज़न ख़रीदते हैं चाहे वो किसी भी कंपनी का टेलीविज़न हो, तो वो आपको क्या देते हैं, एक वारंटी कार्ड देते हैं जिसमें वारंटी होती है 1 साल की या 2 साल की। जब भी आपने ख़रीदा है उससे 1 या 2 साल की वारंटी आपको दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर सर्विस होती है कि अगर आपका वो जो टेलीविज़न है वो ख़राब हो जाता है तो आपको ये सुविधा दी जाती है, सर्विस दी जाती है कि आप फ़ोन करके घर पर ही किसी टेक्नीशियन को बुला सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, इंस्टॉलेशन सपोर्ट दिया जाता है, मतलब कि अब आपने अगर टेलीविज़न ख़रीदा तो कॉमन सी बात है आपको पता नहीं होगा कि टेलीविज़न को कैसे फिट करना है। ठीक है, कैसे उसकी सेटिंग वगैरह करनी है, तो उस इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब कि उसको फिट करने के लिए, आकर लगाने के लिए क्या किया जाता है, कंपनी से एक मेंबर को भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन सपोर्ट भी दिया जाता है, इसी को प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के क्रिएशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है ये एक्सप्लेन करती है स्टेजेस ए प्रोडक्ट गोज़ थ्रू। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो
बनने से पहले जिन भी स्टेजेस से होकर गुजरता है उसी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद जीवन चक्र। ठीक है, उत्पाद जीवन चक्र का मतलब है कि कोई भी उत्पाद जो है वो पूर्ण रूप से निर्मित होने के लिए किन चरणों से होकर गुजरता है, जैसे परिचय, वृद्धि, परिपक्वता तथा गिरावट। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लिख सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट के क्रिएशन में जो इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन जो है इसमें इन्वॉल्व होती है प्राइस सेट करने की प्रक्रिया। ठीक है, प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग डिसीजन को हिंदी में कहा जाता है मूल्य निर्धारण प्रक्रिया। ठीक है, या मूल्य निर्धारण निर्णय। मूल्य निर्धारण निर्णयों में किसी उत्पाद या सेवा की कीमत तय करना शामिल है। जब कोई प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो फिर लास्ट प्रोसीजर होता है प्राइस डिटरमाइन करने का कि इस प्रोडक्ट का मूल्य कितना होगा, ये निर्धारित करने का। ठीक है, इसमें उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, विश्लेषण किया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितने में बनकर तैयार हुआ है, मतलब कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, जितने में ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ है, उसके बाद उस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस निर्धारित किया जाता है, मूल्य निर्धारित किया जाता है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैप्चरिंग मार्केट शेयर एंड अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, हिंदी में देखिए मूल्य निर्धारण के उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना, बाजार की हिस्सेदारी प्राप्त करना तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करना। आइए अब जानते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस को। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, जिनमें शामिल है प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट डिमांड, कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। ठीक है, मतलब कि उत्पादन लागत कि ये जो प्रोडक्ट है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनने में कितना पैसा हमारा खर्च हुआ है। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन क्या करता है, टेलीविज़न बनाता है, टेलीविज़न को क्रिएट करता है, तो उस टेलीविज़न को बनाने में उस पर्सन की क्या कॉस्ट लगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है कि फाइनल प्राइस क्या होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अगर कॉस्ट प्राइस 500 रुपये है तो 500 रुपये से ज़्यादा ही सेलिंग प्राइस होना चाहिए, नहीं तो जो प्रोड्यूसर है उसका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाजार की मांग ये भी इसमें शामिल है, यानी कि मार्केट डिमांड। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट की तो क्या होगा, प्राइस भी उसका बढ़ जाएगा। जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसका रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी डिमांड कम होती है उसका रेट भी कम हो जाता है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। जैसे आपने नोटिस किया होगा, अगर आप सर्दियों में गर्मी के कपड़े ख़रीदते हैं तो वो आपको कम रेट पर मिल जाएंगे कंपैरेटिवली। ठीक है, अगर आप सर्दियों में बारिश में यूज़ होने वाले रेन कोट ख़रीदेंगे या अम्ब्रेला ख़रीदेंगे अगर आप विंटर्स में, तो वो भी आपको कम रेट पर मिल जाएगा। लेकिन वही अम्ब्रेला अगर आप रेनी सीज़न में ख़रीदते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेट पर मिलेगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है मार्केट डिमांड की वजह से, क्योंकि विंटर्स में अम्ब्रेला की डिमांड कम होती है तो उसका रेट भी कम हो जाता है, जबकि रेनी सीज़न में अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका रेट भी बढ़ जाता है। इकोनॉमिक कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, मतलब अगर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा, तो प्राइस जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी के ओनर है वो सोचेंगे कि वो भी अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, क्योंकि जो लोग हैं वो अब अमीर हो गए हैं, रिच हो गए हैं।
ठीक है। तो क्या होगा, जब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो उत्पाद का जो मूल्य है वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं महंगाई बढ़ना। इसके अलावा सरकारी नियम, मतलब कि कई बार सरकार भी कुछ ऐसे नियम बना देती है, ठीक है, जिसकी वजह से उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है, जैसे जीएसटी या फिर अलग अलग तरीके के टैक्स लगना, ठीक है। क्या होता है, कई बार अलग अलग तरीके के टैक्स लगाने का ऑर्डर आ जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर। तो क्या होता है, जब टैक्स लगेगा तो उस प्रोडक्ट की कीमत जो है, उस उत्पाद का जो मूल्य है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी रणनीतियाँ हैं जो कि उत्पाद के मूल्य के निर्धारण के लिए मुख्य हैं। तो 2 स्ट्रेटजीज़ हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए। पहली है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या किया जाता है, बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एंड बाजार की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कम कीमत तय की जाती है, ठीक है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आप इस तरीके से मान सकते हैं, आप कई बार देखते होंगे कि बड़ा सा पोस्टर लगा होता है जिस पर लिखा होता है सेल, ठीक है। कई बार क्या होता है, सेल की जाती है, कम कीमत पर कोई सामान बेचा जाता है जिसको सेल कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ही कम रेट पर सेल में डाल दिया जाता है ताकि बड़ी संख्या में जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो एंड उस प्रोडक्ट को ख़रीदें, ठीक है। सेकंड होता है स्कीमिंग प्राइसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत में तो बहुत ही उच्च कीमत तय की जाती है ताकि अधिक भुगतान करने के लिए जो कस्टमर तैयार है वो उसको उस भुगतान में उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें, ठीक है। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, जैसे आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो आपको शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा रेट बताते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं तो वो रेट कम कर देते हैं। बट हर व्यक्ति क्या करता है, मोल भाव नहीं करता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि मोल भाव करते नहीं हैं, जो रेट बताया उसी रेट पर वो सामान खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कीमिंग प्राइसिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो प्रोड्यूसर है वो क्या करता है, बहुत ही हैवी रेट पर किसी प्रोडक्ट को सेल करता है, ठीक है। एंड अगर कस्टमर उतना हैवी रेट नहीं दे सकता, उतने हैवी रेट पर प्रोडक्ट नहीं ले सकता, तो क्या किया जाता है, उस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को स्कीमिंग प्राइसिंग कहा जाता है। ये देखिए हिंदी में इसको कहा जाता है पैठ मूल्य निर्धारण तथा स्कीमिंग मूल्य निर्धारण। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्कीमिंग प्राइस में क्या किया जाता है, हाई प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है किसी प्रोडक्ट का ताकि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। एंड देन क्या किया जाता है, उसके प्राइस को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है अगर जो कस्टमर है वो पे करने में अनेबल है तो, ठीक है। तो ये होता है पैठ मूल्य निर्धारण और स्कीमिंग मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये चूज़ किया जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड डिसाइडिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मैनेजिंग लॉजिस्टिक एंड एड्रेसिंग होलसेल एंड रिटेल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें अब देखिए प्रोडक्ट जब वो बनकर तैयार हो गया है, अब क्या होता है, उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है कस्टमर तक, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वितरण। तो ये जो वितरण निर्णय होता है, इसमें ये तय किया जाता है कि कोई भी उत्पाद ग्राहकों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कौन से ऐसे वितरण चैनल हैं, मतलब कि कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन या संचार के साधन है जिसके द्वारा जो वस्तु है, जो उत्पाद है, उसको बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। चैनल का मतलब होता है माध्यम, कि किन माध्यमों से वितरण किया जाएगा किसी उत्पाद का, थोक के माध्यम से या खुदरा संचालन के माध्यम से, ठीक है। होलसेल एंड रिटेल। होलसेल का मतलब क्या होता है, जो बड़े पैमाने पर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एंड किसको सेल करते हैं, शॉपकीपर को,
तो वो होता है होलसेल का काम। एंड रिटेलर का मतलब होता है जो छोटे स्तर पर कस्टमर को, कॉमन मैन को प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं रिटेलर यानी कि खुदरा व्यापारी। आइए अब देखते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण के माध्यम। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है ये दो टाइप के होते हैं। पहला है डायरेक्ट चैनल, जिसमें डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। कंपनी जो है ये डायरेक्टली सेल करती है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट चैनल, इसमें क्या किया जाता है, इंटरमीडियरीज के थ्रू प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, जैसे होलसेलर, रिटेलर, इन सब के थ्रू, ठीक है। एंड इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिस्क टेकिंग एंड प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, प्रत्यक्ष चैनल तथा अप्रत्यक्ष चैनल। प्रत्यक्ष चैनल या प्रत्यक्ष माध्यम, इसमें क्या होता है, कंपनी जो है वो सीधे ग्राहकों को कोई भी उत्पाद बेचती है, जबकि अप्रत्यक्ष चैनल में क्या किया जाता है, थोक विक्रेता तथा खुदरा विक्रेताओं के द्वारा किसी भी उत्पाद को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें शामिल होता है परिवहन, भंडारण, जोखिम लेना तथा बाजार जानकारी प्रदान करना। अब ये देखिए, होलसेलिंग या रिटेलिंग, इन सब में भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। होलसेलिंग में क्या होता है, होलसेलिंग का मतलब होता है सेलिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेल में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स का सेलिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, होलसेलिंग में लार्ज क्वांटिटी सेल की जाती है रिटेलर को या दूसरे बिजनेसमैन को, ठीक है। जो लोग होलसेल का काम करते हैं वो उस प्रोडक्ट को कम रेट पर दूसरे दुकानदारों को बेचते हैं, एंड वो लार्ज क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट का सेलिंग का काम करते हैं, ठीक है। जबकि जो रिटेलर्स होते हैं, जो रिटेलिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है, गुड्स को यानी कि वस्तुओं को छोटी क्वांटिटी में डायरेक्टली कस्टमर को बेच दिया जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में थोक व्यापार तथा खुदरा व्यापार कहा जाता है। आइए अब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमोशन, डिसीजन एंड डेवलपमेंट इन मार्केटिंग डिसीजन। तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग में, ठीक है। प्रमोशन में क्या किया जाता है, अलग अलग मेथड एंड टेक्निक का यूज़ किया जाता है, एंड किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एंड बेनिफिट को दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप कोई स्मार्टफोन बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को, कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्या खास बातें हैं, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करने पर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब बताने के लिए आप जिस मेथड का या टेक्निक का यूज़ करते हैं उसी को प्रमोशन कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ की जाती है, अप्रिशिएट किया जाता है अपने प्रोडक्ट को, किसके सामने, ग्राहकों के यानी कस्टमर के सामने, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो एंड वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, गोल है, वो क्या है, इसका गोल है परस्यूएड करना यानी कि मनाना कस्टमर को कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करें एंड दूसरे लोगों को भी आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करें, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं विपणन, विपणन में प्रचार, ठीक है। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन का मतलब होता है प्रचार। तो जो प्रमोशन होता है यानी कि जो प्रचार होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो संभावित ग्राहक है, जो कि हमारा उत्पाद खरीद सकते हैं, उनको अपने उत्पाद की तारीफ बताना, ठीक है, अपने उत्पाद की खास बातें बताना, ताकि वो जो हमारे ग्राहक है, जो संभावित ग्राहक है, वो हमारा उत्पाद खरीदने में पीछे ना रहे, वो हमारा उत्पाद खरीद ले, जिससे हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। प्रचार का उद्देश्य होता है ग्राहकों को उत्पाद खरीदने तथा सेवा का उपयोग करने या ब्रांड का समर्थन करने के लिए राजी करना, ठीक है। प्रचार जो है वो कई तरीके से किया जाता है। पहला है विज्ञापन, विज्ञापन के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है। इसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट एंड डिजिटल सभी माध्यम शामिल हैं, ठीक है।
कई बार आप देखते हैं, आप पैम्फलेट देखते हैं, पैम्फलेट पर लिखा होता है किसी भी उत्पाद के बारे में कि ये जो उत्पाद है वो कितना लाभकारी है उपयोग करना, कैसे इसको उपयोग करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके के विज्ञापन पैम्फलेट पर यानी कि प्रिंटिंग माध्यम में भी देखते होंगे, रेडियो पर भी सुनते होंगे एंड टेलीविज़न पर भी एडवर्टीज़मेंट हमें देखने को मिल ही जाती है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिक्री प्रचार। ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब कौन प्रोत्साहित करता है? दुकानदार प्रोत्साहित करता है। दुकानदार जो है वो क्या करता है, अलग अलग तरीके से ग्राहकों को अपने ओर आकर्षित करता है ताकि ग्राहक वो सामान खरीदें। ठीक है, जैसे डिस्काउंट देकर आप देखते होंगे बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है जिस पर लिखा होता है डिस्काउंट अप टू 20%, 50%। ठीक है, इसके अलावा निःशुल्क रूप से अलग अलग तरीके से लोगों को अपने उत्पाद को खरीदने के लिए लोगों को एडवर्टीज़मेंट भी दी जाती है। व्यक्तिगत बिक्री, इसमें क्या होता है, उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए जो ग्राहक है उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो हमारा उत्पाद खरीद लें, क्या करते हैं दुकानदार जो है वो संभावित ग्राहक से संचार करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं। ठीक है, आप भी देखते होंगे जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं फ़ोन वगैरह तो क्या करते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं वो भी आपसे बात करते हैं इस बारे में कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है, कौन सा मोबाइल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्पाद तथा सेवा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत बिक्री भी की जाती है जिसमें दुकानदार जो रिटेलर है वो कस्टमर को सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ विशेष बातें बताता है। ठीक है, ताकि जो ग्राहक है वो अपना निर्णय आसानी से ले सके। नेक्स्ट आता है जनसंपर्क। इसमें क्या होता है, मीडिया कवरेज, इवेंट, इन सब गतिविधियों के माध्यम से कंपनी या ब्रांड की सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, मीडिया कवरेज हो, इवेंट या दूसरी गतिविधियों का उपयोग करके। नेक्स्ट आता है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल चैनल का उपयोग किया जाता है जैसे सोशल मीडिया, ईमेल, सर्च इंजन, इन सब का। नेक्स्ट आता है इवेंट मार्केटिंग जिसमें अलग अलग इवेंट्स किए जाते हैं किसी भी उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इवेंट्स कैसे किए जाते हैं, जैसे ट्रेड शो हो गया, संगीत कार्यक्रम हो गया, उत्पाद को लॉन्च करना हो गया। ठीक है, तो ये सब किया जाता है, इसको इवेंट मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग जिसमें उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान, प्रासंगिक तथा नियमित सामग्री बनाई जाती है तथा उसको वितरित किया जाता है। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश मीडियम में प्रमोशन के टाइप्स क्या क्या, एडवर्टीज़मेंट जिसमें पेड या नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू अलग अलग मीडिया चैनल्स का यूज़ किया जाता है एडवर्टीज़मेंट देने के लिए। ठीक है, जैसे टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट एंड डिजिटल मीडियम्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेल्स प्रमोशन जिसमें शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिए जाते हैं कस्टमर को जैसे डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल, ये सब। ठीक है, पर्सनल सेलिंग हो गया जिसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन किया जाता है सेल्स पर्सन के द्वारा कस्टमर से। पब्लिक रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, मीडिया कवरेज, इवेंट, इन सब के थ्रू। डिजिटल मार्केटिंग होती है एंड इवेंट मार्केटिंग होती है। इवेंट मार्केटिंग वही जिसमें ट्रेड शो, कॉन्सर्ट एंड प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, आइए अब जानते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन यानी कि प्रमोशन करने का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या होता है। तो पहला उद्देश्य है अवेयरनेस। प्रमोशन से लोगों के मन में अवेयरनेस आती है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में एंड अलग अलग ब्रांड के बारे में। सेकंड होता है इंटरेस्ट। प्रमोशन करने से क्या होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है कस्टमर के माइंड में। ठीक है, वो कस्टमर जो कि कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता था, जब वो उसका प्रमोशन देखता है तो उसके मन में भी इच्छा जागती है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करके यूज़ करने की। ठीक है, तो इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है कस्टमर के मन में, जो पोटेंशियल कस्टमर है उनके मन में उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। नेक्स्ट है डिज़ायर। ये डिज़ायर क्रिएट करता है प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के माइंड में।
नेक्स्ट आता है एक्शन, ये इंकरेज करता है कस्टमर को कि कस्टमर एक्शन ले, यानी कि परचेज करे प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रमोशन के। ठीक है, कि कस्टमर को अवेयर बनाया जा सके, कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। ठीक है, जो कस्टमर है उसकी डिज़ायर डेवलप की जा सके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, एंड कस्टमर को इंकरेज किया जा सके कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। ठीक है, तो इन सब का यूज़ करके क्या किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है। आइए अब हिंदी में देख लेते हैं प्रचार के उद्देश्य क्या होते हैं। तो प्रचार के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे जागरूकता, ठीक है, रुचि, संभावित ग्राहकों के मन में रुचि पैदा करना, इच्छा पैदा करना उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उस उत्पाद को खरीदने के लिए, कार्रवाई करना, जिसमें क्या किया जाता है, ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो उस उत्पाद को खरीद लें, उस सेवा का उपयोग करें। ठीक है, तो ये सब उद्देश्य होते हैं प्रचार करने के। आइए अब जानते हैं प्रमोशन टूल्स के बारे में, मतलब कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा प्रमोशन किया जाता है, प्रचार किया जाता है। तो पहला है एडवर्टीज़मेंट, जिसमें पेड प्रमोशन किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का मीडिया का यूज़ करके। नेक्स्ट है पर्सनल सेलिंग, यानी कि व्यक्तिगत बिक्री, इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सेल्स पर्सन एंड कस्टमर के बीच में, यानी विक्रेता तथा ग्राहक के बीच में सीधा संवाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रमोशन, वही शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज जिससे बूस्ट की जा सके सेल्स। इसके अलावा पब्लिसिटी, यानी कि लोकप्रियता, इसमें क्या किया जाता है, मीडिया में निःशुल्क कवरेज दिखाई जाती है जो सीधे भुगतान नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब कि मीडिया जो है वो क्या करती है, उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करती है। ठीक है, प्रमोट करती है ताकि जो लोग हैं वो उसको डायरेक्टली ख़रीद लें। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जाती है कस्टमर के साथ ईमेल या मैसेज के थ्रू। कई बार आप देखते होंगे आपके ईमेल बॉक्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में एडवर्टीज़मेंट आपको देखने को मिलती होगी, तो वो जो एडवर्टीज़मेंट होती है उसी को डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है, क्योंकि वो जो एडवर्टीज़मेंट होती है वो डायरेक्टली किसके द्वारा की जाती है, कंपनी के द्वारा, जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट है उनके द्वारा की जाती है, एंड जिसमें आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितना बेस्ट है दूसरे प्रोडक्ट से। ठीक है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट हो पाएँ, तो इसी को डायरेक्ट मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड अगर आप ये टॉपिक्स भी करके चले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।